नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी रिवीजन क्लास के अंतर्गत बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। तो आज का टॉपिक है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां या टीचिंग मेथड्स की। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, कभी कभी तो यही प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी शिक्षण विधि है, इसके प्रवर्तक कौन हैं। और कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि शिक्षण विधियों के बारे में सामान्य बात देकर कि यह किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो शिक्षण विधियों में सबसे पहले शिक्षण विधि की बात हम करते हैं। सबसे पहली विधि है आगमन विधि। पहली शिक्षण विधि की बात हम करते हैं। कौन सी शिक्षण विधि? आगमन विधि। तो शिक्षण विधि में जब हम बात करते हैं आगमन विधि, जिसे हम इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं, तो इस विधि में सामान्यतः यदि देखा जाए तो बालक भिन्न भिन्न सरल तथ्यों या उदाहरणों के आधार पर हम उसे विभिन्न उदाहरण देते हैं, विभिन्न तथ्य उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी बच्चों के सम्मुख, और फिर उसके आधार पर बालक अपनी मानसिक शक्ति, जो उसकी अपनी मानसिक शक्ति है, के द्वारा किसी नियम या सिद्धांत पर पहुंचता है या नियम या सिद्धांत को प्राप्त करता है। तो इस विधि को सामान्य अनुमान विधि भी कहा जाता है। इसी विधि को क्या कहा जाता है? इसी विधि को सामान्य अनुमान विधि भी कहते हैं। और इस विधि में अक्सर सूत्र के बारे में पूछा जाता है, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, शिक्षण सूत्र। तो किस विधि में कौन सा सूत्र? तो आगमन विधि में मुख्यतः 3 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। पहला, विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहला शिक्षण सूत्र इसमें प्रयोग होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। शिक्षण सूत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसलिए शिक्षण सूत्र पर ज़्यादा समय न देते हुए हम सीधे विधियों की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा शिक्षण सूत्र जो इसमें प्रयुक्त होता है वह है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। कौन सा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो अब यहां पर अभी हम एक उदाहरण से इसको और स्पष्ट करते हैं। और तीसरा जो प्रमुख रूप से इसमें शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीसरा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब जैसे अभी सामान्य तौर पर बात किया कि आगमन विधि में हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने पहले तथ्य या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और फिर उस तथ्य या उदाहरण जब उनके सामने आता है तो वह अपनी मानसिक क्षमता के कारण या मानसिक योग्यता से क्या करते हैं, उसके आधार पर, मानसिक योग्यता के आधार पर बालक क्या होता है, इसके उदाहरण और तथ्यों को देखकर, को समझकर, जैसे अभी हमने बताया कि जो बालक की मानसिक योग्यता है, मानसिक क्षमता है, या यूं कह दें कि उसकी मानसिक शक्ति है, उसके आधार पर जो तथ्य या उदाहरण दिए जाते हैं उनसे किसी नियम या सिद्धांत की ओर आता है। उसके आधार पर बालक कहाँ पहुँचता है? किसी नियम या सिद्धांत की ओर आता है। ये हमारा आगमन विधि। तो अब यहाँ पर आप देखें कि उसके सामने जो तथ्य है या उदाहरण है वह किसको प्रदर्शित कर रहा है? तथ्य या उदाहरण उसके लिए स्थूल है, मूर्त है, ज्ञात है, और फिर विशिष्ट है। वह उसके लिए विशिष्ट है।
लेकिन जब वह नियम सिद्धांत की ओर बढ़ता है, किससे? मानसिक योग्यता, या यूं कह दें कि अपनी मानसिक शक्ति के आधार पर, तो वह सूक्ष्म है। नियम क्या है? सूक्ष्म है, और उदाहरण स्थूल है। नियम अज्ञात है और उदाहरण ज्ञात है। उसी तरह उदाहरण विशिष्ट है और नियम क्या है? नियम सामान्य है या सामान्यीकरण की बात करता है। इसके साथ साथ यहीं पर आगमन विधि के विषय में लेंडन महोदय ने अपने विचार दिए हैं। किसने? लेंडन महोदय ने अपने विचार दिए हैं कि जब कभी छात्रों के समक्ष अनेक तथ्य या उदाहरण या वस्तुएं हम प्रस्तुत करते हैं या उनके समक्ष हम रखते हैं, क्या रखते हैं? उदाहरण हो, तथ्य हो या वस्तु हो, तो उसके आधार पर और फिर बच्चे क्या करते हैं? बच्चे उन स्वयं के निष्कर्ष निकालते हैं, या यूं कह दें कि उनसे हम उनके स्वयं के निष्कर्ष निकलवाते हैं। तो शिक्षण की इस विधि को आगमन विधि कहते हैं। बच्चों के सामने हम क्या करते हैं? तथ्य या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और उनकी अपनी मानसिक शक्ति, मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता के आधार पर हम उन्हीं से, यानी बच्चों से नियम सिद्धांत या उनका सामान्यीकरण कराते हैं। ये लेंडन महोदय ने अपनी परिभाषा दिया। अब यहां एक चीज और, इस नियम की जब हम बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः जो बात आती है कि इसमें कितने चरण। जब एक प्रश्न यहां से भी आता है, आगमन विधि के चरण, और उसका क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है। आगमन विधि के नियम या चरण की हम बात करते हैं तो कभी कभी उस पर भी वह प्रश्न पूछ लेता है। तो यहां जब हम चरण की बात करते हैं, आगमन विधि के चरण क्या हैं, तो इसमें सबसे पहला चरण क्या है? सबसे पहला चरण है उदाहरण। यानी बच्चों के सम्मुख हम सबसे पहले क्या प्रस्तुत करेंगे? सबसे पहले हम उदाहरण रखेंगे। उदाहरण से आशय कि शिक्षक छात्रों के समक्ष समान तथ्य वाले उदाहरण को वो रखता है, और फिर उस उदाहरण के आधार पर जब हम आप बात करेंगे किसका, तो उदाहरण के बाद बच्चा क्या करेगा? उन तथ्यों को लेकर, उन उदाहरणों से एक क्रम में आगे बढ़ते हुए क्या करता है? वह कैसे बढ़ेगा? भाई जैसे बच्चे के सम्मुख मान लीजिए हमने एक रूप रखा, उदाहरण जो समान तथ्य को रखता हो या समान उदाहरण है, तो बच्चा उसको देखेगा, उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, उसका अवलोकन करेगा। तो यहां पर दूसरा चरण क्या आता है? दूसरा चरण आता है आपका अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। अवलोकन करने के पश्चात फिर बच्चा क्या करता है? फिर तीसरा पद बनता है अवलोकन के आधार पर वह अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए सामान्यीकरण करेगा, और सामान्यीकरण के बाद फिर वह उसका क्या करता है? उसका परीक्षण करता है। तो ये हमारा आगमन विधि से संबंधित मुख्य चीजें हैं। अब आगमन विधि के गुण पर भी कभी कभी प्रश्न कर लेता है। यहां हम आपको बिंदु में मौखिक बता दे रहे हैं, और नोट्स में जो शार्ट नोट्स आपको देंगे उसमें आपको लिखित रूप में मिल जाएगा। जैसे यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि कैसी है? आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। फिर दूसरी तरफ हम कहें कि इस विधि से सीखा गया ज्ञान, यानी हम उदाहरण बच्चे के सम्मुख रखें, बच्चा उसका अवलोकन करेगा, अपनी शक्ति के, मानसिक शक्ति या क्षमता के आधार पर वह उसका सामान्यीकरण करेगा और पुनः उसका परीक्षण करेगा। तो इस आधार पर बच्चा जो ज्ञान अर्जित करता है या सीखा हुआ ज्ञान होता है वो क्या होता है? प्रभावशाली और अस्थायी होता है। उत्सुकता
अधिक होती है, यानी बच्चे के अंदर की जिज्ञासा और जागृत होती है, तर्क, विचार और चिंतन शक्ति का विकास होता है, यानी बच्चा तर्क करता है, चिंतन करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और छोटी कक्षा के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी विधि है। इसके बाद फिर हम अगली विधि की बात करते हैं, और अगली विधि हमारी कौन सी है? अगली विधि निगमन विधि है। दूसरी विधि की बात हम करें तो दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि हमारी निगमन विधि। दूसरी विधि निगमन विधि। तो निगमन विधि, या इसी को हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें सामान्य तौर पर नियम पहले दे दिया जाता है, फिर उसके उदाहरण उसके सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। ये निगमन विधि है। तो इसमें जो सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, निगमन विधि में जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसमें वहां विशिष्ट से सामान्य की बात किया था, यहां पर क्या करते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा शिक्षण सूत्र, जब सामान्य से विशिष्ट, वहां पर हम ज्ञात से अज्ञात में जाते थे, यहां हम क्या करते हैं? कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर। और तीसरा शिक्षण सूत्र, यहां पर आप ये चीज ध्यान दे रहे होंगे, जो अगर आपने आगमन याद कर लिया, उसके सूत्र कौन से प्रयोग हुए, यानी कौन सा शिक्षण सूत्र, तो निगमन में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, उसका अपोजिट फॉर्म होता है यहां के टीचिंग मैगजीन्स का। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? यहां सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तीसरा सूत्र शिक्षण कौन सा प्रयोग होगा? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और इसका क्रम क्या है? इसमें पहले नियम बताते हैं, और नियम या सिद्धांत की बात करते हैं, और फिर बच्चे के सामने क्या करते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहले नियम। अब नियम या सिद्धांत क्या है? सूक्ष्म है, अज्ञात है, सामान्य है, जबकि उदाहरण स्थूल, ज्ञात और विशिष्ट होता है। फिर इसके चरण की भी बात कर लें कि इसके जो चरण हैं, किसके? निगमन विधि के जो स्टेप्स हैं, जो चरण हैं, वह क्या है? नियम या सिद्धांत या सूत्र। हम सबसे पहले क्या करते हैं? नियम। पहला चरण में पहला हम बता रहे हैं कि नियम की परिभाषा, सूत्र या सिद्धांत। वहां पर क्या था? वहां पहला उदाहरण था। फिर इसके बाद दूसरा चरण इसका आता है उदाहरण। पहले नियम, फिर हम क्या देते हैं? उदाहरण, एग्जाम्पल्स देते हैं, इलस्ट्रेशन देते हैं, और फिर तीसरा इसके आधार पर निष्कर्ष, और चौथा जो चरण आपका होगा वह क्या है? परीक्षण। तो ये हमारा जो पद है, तो विधि में जैसे आगमन में दो चीजें विशेष आप ध्यान में रखिए। एक जो सूत्र, किसका प्रयोग कर रहे हैं? सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी शिक्षण सूत्र। 3 कौन से हैं? और फिर चरण में 4 चरण कौन से हैं? आगमन के। और 4 चरण कौन से हैं? निगमन के। तो यहां ये आपका निगमन विधि। फिर इसी क्रम में हम अगली विधि की ओर चलते हैं, और अगला जो मेथड है हमारा वह है विश्लेषण विधि। तीसरी विधि की बात हम करते हैं, तो तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी विधि है हमारी विश्लेषण विधि।
विश्लेषण विधि की जब हम बात करते हैं कि एनालिटिक मेथड की बात कर रहे हैं, एनालिसिस से, विश्लेषण माने एनालिसिस, और विश्लेषणात्मक विधि की बात हम करते हैं या विश्लेषण विधि एनालिटिक मेथड की बात करते हैं। तो यहां विश्लेषण का जो अर्थ होता है, किसका, जो विश्लेषण का अर्थ है उसका अर्थ होता है टुकड़ा। छोटे छोटे खंडों में विश्लेषण का अर्थ है किसी भी परिस्थिति या समस्या। अब यह टुकड़ा किसका होगा, यह टुकड़ा होगा किसी परिस्थिति, बच्चे के सम्मुख जो परिस्थिति दी जाएगी या जो उसके सम्मुख समस्या प्रस्तुत की जाएगी, उस परिस्थिति या समस्या को वह क्या करता है, वह टुकड़ों के रूप में देखता है, या यूं भी हम कह सकते हैं परिस्थिति या समस्या को बच्चों के सम्मुख किसके रूप में, टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना। टुकड़ों के रूप में क्या करना है, प्रस्तुत करना। यह हमारा विश्लेषण विधि का है और इसीलिए इसे विच्छेदन करना भी कहते हैं। प्रस्तुत करना टुकड़ों के रूप में, या यूं कह दें परिस्थिति या समस्या का विच्छेदन करना। ये जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आपका आता है, तो अब उसमें आप क्या करेंगे, कोई प्रश्न आपके, परिस्थिति या समस्या क्या है, एक प्रश्न रख लीजिए। मान लीजिए आप गणित पढ़ा रहे हैं और एक प्रश्न आया कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है और उसके अंदर 2 मीटर चौड़ा लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष हमको चकमार्ग बनाना है, और चकमार्ग के निर्माण का खर्च दे दिया कि वह 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से होगा। तो अब यहां पर बच्चा क्या करेगा, पहले विश्लेषण करेगा, यानी उस समस्या को वह टुकड़ों में या विच्छेदित करके देखेगा कि आयताकार खेत जो है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, जो सड़क निर्माण है उसकी चौड़ाई कितनी है, फिर पूरे सड़क की लंबाई या पूरे सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, और प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें दर दिया हुआ है व्यय का, तो उसके सापेक्ष यानी एक एक चीज को अलग करेगा। ये हमारा क्या है, विश्लेषण है। अब यहां विश्लेषण की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी सूत्र की बात आती है। जो सूत्र का प्रयोग करते हैं विश्लेषण विधि में वह क्या है, वह किस रूप में चलेगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। पहला सूत्र क्या होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर। फिर दूसरा सूत्र जो प्रयोग करेगा वह निष्कर्ष से अनुमान की ओर। दूसरा सूत्र हम कौन सा प्रयोग करेंगे, निष्कर्ष से अनुमान की ओर। यानी जो निष्कर्ष है उससे वह अनुमान की ओर चलता है। और लास्ट में जो हम आप बात करते हैं शिक्षण सूत्र की, वह कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, वह है पूर्ण से अंश, यानी पूरे समस्या को लेगा फिर उसके टुकड़ों की ओर जाएगा, तो वह किस रूप में होगा, वह आपका पूर्ण से अंश की ओर। यह शिक्षण सूत्र का प्रयोग यहां पर एक प्रश्न आपका यहां से निकल सकता है। इसके बाद फिर दूसरी चीज आपकी आती है प्रयोग। इनका प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, विश्लेषण विधि का प्रयोग सामान्यतः कहां पर करते हैं, हम रेखा गणित में करते हैं। रेखा गणित के साथ साथ बीज गणित में, समीकरण में करते हैं। किसमें, जो अलजेब्रा बीज गणित की बात हम करते हैं, बीज गणित में कहां करते हैं, समीकरण हल करने में करते हैं। या अंक गणित में नवीन समस्याओं को हल करने में करते हैं। अंक गणित के नवीन समस्याओं को हल करने में, तो बीज गणित, रेखा गणित और अंक गणित तीनों में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद अगला हमारा जो विधि है, शिक्षण विधि,
तो अगली शिक्षण विधि की बात हम करते हैं तो वह है आपका संश्लेषण विधि। अगली विधि कौन सी है? संश्लेषण विधि। अब यहां संश्लेषण विधि क्या कहता है? संश्लेषण यानी सिंथेसिस मेथड। अब सिंथेसिस की बात जब हम करते हैं, संश्लेषण की बात करते हैं, संश्लेषण है क्या? पहला प्रश्न तो यही उठता है। फिर उसी के आधार पर उस विधि का हम बात करते हैं। तो संश्लेषण का अर्थ सदैव विश्लेषण के पश्चात आता है। पहली चीज, संश्लेषण कब आएगा? यह संश्लेषण जो अभी हम आपने पढ़ा था कि इसका काम कब होता है? संश्लेषण का कार्य सदैव विश्लेषण के पश्चात आता है। विश्लेषण के पश्चात संश्लेषण का काम कब आएगा? जब विश्लेषण हम कर लेंगे उसके बाद आएगा। तो संश्लेषण में यदि हम बात करें तो इसका अर्थ परिस्थिति या समस्या या प्रश्न जिसको छोटे छोटे टुकड़ों या भागों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे आपका मैंने अभी विश्लेषण में उदाहरण दिया कि एक आयताकार खेत है, लंबाई चौड़ाई दिया गया है, मान लीजिए 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, अंदर 2 मीटर चौड़ा चकमार्ग बनाना है। तो यहाँ पर व्यय दिया गया है प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना रुपए। तो अब वहाँ विश्लेषण में उन्होंने अलग अलग यानी पूरी समस्या को लेकर पूर्ण से अंश की बात कर लिया। उसके बाद फिर क्या करता है, जो विश्लेषण में उसने विच्छेदन किया या टुकड़ों में विभक्त किया, अब उन टुकड़ों को संश्लेषित करने का काम होता है। तो जो टुकड़ों में कर दिया गया है पूरे प्रश्न को, समस्या को, तो अब या परिस्थिति को, तो वहां अब क्या होता है, उन भागों को पुनः मिलाकर समाधान प्रस्तुत करना। ये जो टुकड़ों में बांटा गया यानी विभक्त टुकड़ों को क्या करते हैं, विभक्त टुकड़ों को पुनः मिलाकर, उनको पुनः मिलाकर हम हल प्राप्त करते हैं। जो टुकड़े हैं उसके आधार पर हम हल या समाधान प्राप्त करते हैं। यह संश्लेषण है। जैसे विश्लेषण में हमने बताया कि एक आयताकार खेत है, 50 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है, इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा क्या करना है, चकमार्ग का निर्माण करना है, और इस चकमार्ग में खड़ंजा बिछाना है या सड़क निर्माण करना है, और प्रति वर्ग मीटर यानी 1 स्क्वायर मीटर का खर्च दे दिया 75 रुपये। तो अब यहां पर हमने क्या किया, हमने लंबाई निकाल लिया, अलग कर लिया, यानी पूरी समस्या का लंबाई हमने निकाल लिया, उसकी चौड़ाई निकाल लिया, फिर हमने दर निकाल लिया। दर क्या है, 1 स्क्वायर मीटर का खर्च 75 रुपये है। अब ये हमने क्या किया, इसे टुकड़ों में बांट दिया पूरी समस्या को, और हमको ज्ञात क्या करना है, सड़क निर्माण। तो अब हम क्या करेंगे, जो सूत्र का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इन टुकड़ों को हम पुनः मिलाएंगे उस सूत्र के माध्यम से और अपना समाधान प्राप्त करेंगे। ये हमारा संश्लेषण विधि है। तो यहां संश्लेषण और विश्लेषण विधि के बारे में जरा सा इसका तुलनात्मक रूप देख लेते हैं। एक तरफ विश्लेषण और इधर संश्लेषण।
कुछ प्रमुख बिंदुओं को यहां हम देख लेते हैं। जैसे जब हम विश्लेषण की बात करते हैं तो यह वैज्ञानिक या तर्कपूर्ण विधि है। ये क्या है? ये वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण विधि है। यहीं पर विश्लेषण की जब आप बात करेंगे, संश्लेषण की, तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह क्या है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें हम क्या करते हैं? विश्लेषण में आप क्या करते हैं भाई? अभी आपने को बताया कि पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, सूत्र की बात किया था। तो अब वहां पर क्या करते हैं? यहां पर हम टुकड़े करते हैं। इसमें हम क्या करना है? टुकड़े करना। और यहां पर क्या करना है? यहां पर जोड़ना है, यानी एक करना है। सब टुकड़ों को मिलाकर, पुनः मिलाकर हम समाधान प्राप्त करते हैं। तो यहां हमको क्या है? जोड़ना है। यह लंबी और समय वाली विधि है। यह क्या है? यह लंबी तथा समय वाली, यानी इसमें प्रोसेस लंबा होगा और समय लगेगा। जबकि हम संश्लेषण की अगर बात करें तो छोटी और कम समय की व्यय वाली होगी। यह विधि कैसी है? छोटी और कम समय वाली। वही विश्लेषण की जब हम बात करें तो विश्लेषण में क्या होता है? यह खोज करने वाली विधि है। इसमें खोज की प्रवृत्ति जागृत होती है। यह विधि कैसी है? खोज करने वाली। वहीं जब हम किसकी बात करते हैं? संश्लेषण विधि की, तो संश्लेषण विधि कैसी? ये जब खोज करने वाली है तो संश्लेषण विधि कैसी होगी? यह खोज किए हुए तथ्यों को एकत्रित करती है। यह क्या करती है? खोज किए तथ्यों को क्या करती है? उसको एकत्रित करती है। एक और हम तुलना इसका देख लेते हैं कि तर्क और निर्णय शक्ति का विकास होता है। किसमें? इसमें क्या होता है? तर्क और निर्णय शक्ति का विकास होता है। निर्णय शक्ति का विकास होता है। लेकिन जब हम किसकी बात करें? संश्लेषण विधि, तो संश्लेषण विधि में क्या होता है? इसमें स्मृति पर जोर दिया जाता है, हमारी मेमोरी। यहां क्या होता है? यहां स्मृति पर जोर। तो ये तो हमारा था कौन सा? विश्लेषण और संश्लेषण विधि का एक तुलनात्मक रूप। इसके बाद फिर आप अगली विधि के क्रम में चलें तो अगली विधि हमारी आती है व्याख्यान विधि। अगली विधि व्याख्यान विधि। तो जब व्याख्यान की नाम से ही क्लियर है, लेक्चर मेथड, तो इस विधि में होता क्या है? इसमें सिर्फ शिक्षक सक्रिय होता है और छात्र श्रोता बनता है। इस विधि का, यानी इस विधि में शिक्षक सक्रिय और छात्र श्रोता अर्थात निष्क्रिय। इसमें क्या होता है? शिक्षक सक्रिय रहता है और छात्र क्या होता है? छात्र निष्क्रिय रहता है। तो इस विधि में कि एक ही व्यक्ति एक ही विषय पर लगातार बोले जाता है, वो आपका कौन सा विधि है? व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। अब हम अगली विधि की बात करते हैं। कौन सी? योजना विधि, प्रोजेक्ट। अगली विधि है हमारी योजना विधि। तो योजना विधि की जब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मेथड की, तो इसके प्रतिपादक कौन है?
किलपैट्रिक महोदय। इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक महोदय। और योजना विधि है क्या? किलपैट्रिक के अनुसार जो योजना विधि में उन्होंने प्रतिपादन किया उसके बारे में उनके विचार कि योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्यविधि है, यानी यह, इसकी बात करें तो यह उद्देश्यपूर्ण, इसमें एक बिंदु, यह क्या है? उद्देश्यपूर्ण विधि। कि योजना वह उद्देश्यपूर्ण विधि है जो पूरी तरह से मन लगाकर, लगन से, मन लगाकर लगन से, या यूं कह दें लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। उद्देश्यपूर्ण है, साथ ही साथ दूसरी चीज क्या है? मन लगाकर, लगन के साथ, और यह सारी चीजें कहां होती हैं? सामाजिक वातावरण में पूर्ण होती है। सामाजिक वातावरण में ये क्या होती है? यह पूर्ण होती है। ये हमारी योजना विधि है। अब इसके चरण, योजना विधि के चरण की भी बात कर लें कि इसके प्रमुख चरण क्या हैं। इसके प्रमुख चरण में जब हम बात करें तो सबसे पहले समस्या पैदा करना, समस्या को पैदा करना है, एक परिस्थिति पैदा करनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? समस्या पैदा करना। बच्चे के सामने एक समस्या रखना है, समस्या पैदा करना। फिर समस्या पैदा करने के पश्चात दूसरा, जब समस्या उत्पन्न हो गई तो उसके लिए, उस समस्या के लिए कार्य का चुनाव करना, कार्य का चयन करना या कार्य चुनना, कार्य चुनना या कार्य का चयन। फिर इसके बाद आपका क्या होगा? जब कार्य आपने चुन लिया समस्या के अकॉर्डिंग, तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए योजना बनाना। क्या है? योजना बनाना। और जब आप योजना का निर्माण कर लेंगे तो उस योजना को क्या करना है? हमको, आपको कार्यान्वित करना है, या यूं कह दें कि उस जो प्लानिंग हमने तैयार की या प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करना है। तो चौथा क्या हो जाएगा? योजना का कार्यान्वयन या कार्यान्वित करना, एग्जीक्यूशन की बात करेगा। और फिर पांचवा स्टेप जो आपका आएगा, कार्य का मूल्यांकन। जो हमने कार्यान्वित किया उस कार्य का क्या करेंगे? उस कार्य का मूल्यांकन, कार्य का मूल्यांकन। और अंतिम जो छठा बनेगा वह क्या है? हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, यानी लेखा, रिकॉर्डिंग। तो ये हमारी योजना विधि। अब योजना विधि के में हमने देखा योजना विधि है क्या, फिर उसके चरण क्या हैं। अब यहां पर हम योजना विधि से संबंधित सिद्धांत की बात करते हैं। योजना विधि से संबंधित सिद्धांत। तो योजना विधि से संबंधित जब सिद्धांत की बात, सबसे पहली चीज ऊपर ही हमने पढ़ा था उद्देश्यपूर्ण विधि के रूप में। तो सबसे पहला क्या है? उद्देश्य पूर्णता। उद्देश्य पूर्णता। दूसरा, उद्देश्य पूर्णता के बाद क्रियाशीलता। भाई एक्टिविटी की बात करेंगे, एक्टिव होगा, क्रियाशील होगा। तो दूसरा सिद्धांत यहां पर क्या आता है? क्रियाशीलता। क्रियाशीलता के साथ साथ क्या आएगा? रियलिटी, वास्तविकता।
यहां पर क्या आएगी? वास्तविकता। और चौथा सिद्धांत की जब हम बात करें, स्वतंत्रता। चौथा क्या होगा? स्वतंत्रता। और पांचवा होगा उपयोगिता। तो ये थी हमारी पूरी क्या? योजना विधि की बात हमने की। अब यह व्यवहारिक कुशलता को परिलक्षित करती है, इसका मुख्य गुण है। उसके साथ साथ यह सामाजिक वातावरण से जुड़ाव लगाती है और बच्चों में क्या करती है? उनकी जिज्ञासा को जागृत करती है, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने वाली विधि होती है। ये हमारी योजना विधि की बात की। तो अब यहाँ पर ये हमारे क्या थे? ये हमारी प्रमुख विधियों की बात थी। अब इन विधियों के साथ साथ हम कुछ सामान्य विधियों की बात, यानी शिक्षण विधियों की बात करेंगे और उनके प्रणेताओं की बात करेंगे। जैसे योजना विधि का तो बता दिया, किलपैट्रिक महोदय हैं। अब यहां सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, इनके प्रवर्तक, इस विधि के प्रवर्तक मैडम मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी हैं। यहां पर ये आपकी विधि और इसके प्रवर्तक, कुछ प्रमुख विधियों का हम उल्लेख कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि, ये कौन है इसके प्रतिपादक? इसके प्रतिपादक फ्रॉबेल हैं। इसके पश्चात खेल विधि, हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। अगला विधि कौन सी है? खेल विधि। तो खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? इनके प्रतिपादक हेनरी कॉल्डवेल कुक। हेनरी कॉल्डवेल कुक महोदय हैं। फिर आपका आता है मॉन्टेसरी हो गया, किंडरगार्टन हो गया, खेल हो गया। फिर आ गया आपका डाल्टन विधि। अगली विधि कौन सी? डाल्टन विधि। तो डाल्टन विधि के कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक तो इसके हो गए। अब इसके कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि के कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। ये हैं आपके खेल विधि के। तो इस तरह हम बात करते हैं। एक सेकंड, जरा सा लाइट प्रॉब्लम आ गई, एक सेकंड बस वेट करिए। चलिए, तो यहां हम बात कर रहे थे कि डाल्टन विधि कौन थे? हेलन पार्कहर्स्ट। उसके बाद पर्यटन विधि। अगली विधि कौन सी है? अगली विधि पर्यटन विधि। पर्यटन विधि के कौन है? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी। और प्रश्नोत्तर विधि, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन्हीं प्रमुख विधियों का नाम, और बाकी आपको मैं लगभग 24 विधियों के नाम नोट्स में दे दूंगा। प्रश्नोत्तर विधि के कौन है? इस विधि के प्रणेता सुकरात हैं। इसके साथ साथ फिर इकाई उपागम विधि। कौन सा है? इकाई उपागम विधि।
इकाई उपागम की जब हम बात करेंगे तो इसके हैं H.C. मॉरिसन। इस विधि के प्रणेता कौन हैं? H.C. मॉरिसन। इनके सबके साथ यदि आप देखें तो आपके साथ सूक्ष्म शिक्षण विधि, समाज मिति विधि, शिक्षा बेसिक शिक्षा पद्धति की बात करेंगे। आगमन विधि अरस्तु है, निगमन का प्लेटो का नाम आता है। हर्बार्ट पद्धति की बात करेंगे तो वह हर्बर्ट महोदय का है। प्रश्नावली की बात करेंगे वुडवर्थ का है। ये हमारी प्रमुख शिक्षण विधियां और उनके प्रणेता हैं। तो आज इतना ही। कल फिर हम आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए विचारों के साथ। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।